अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। ऑपोजिशन के खिलाफ नैब के साथ साथ अब दीगर इदारे भी फाल हो रहे हैं। एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने आज अचानक नून लीग पंजाब के रहनुमा राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार कर लिया, जो मेंबर कौमी असेंबली भी हैं। राना सनाउल्लाह फैसलाबाद से लाहौर जा रहे थे कि एएनएफ ने उन्हें हिरासत में ले लिया और ये कहा जा रहा है कि उनकी गाड़ी से 10 किलो मंशियात बरामद हुई है, मगर अब तक जितनी बातें आई हैं वो ज़राए के तहत आई हैं। एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने अब तक कोई ऑफिशियल बयान नहीं जारी किया कि क्या वजह हुई कि नून लीग के सीनियर रहनुमा साबिक वजीर इस वक्त के पार्लियामेंटेरियन को अचानक गिरफ्तार किया गया है। उन्हें कल इंसदाद मंशियात की अदालत में पेश कर दिया जाएगा, मगर राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी की तफसीलात अभी तक नहीं बताई जा रही हैं। हमारे नुमाइंदे जाहिद गिशकोरी और एजाज सैयद मौजूद होंगे और हमें तफसीलात बताएंगे कि इस वक्त उनके ज़राए इस हवाले से क्या कह रहे हैं। लेकिन इस वक्त नून लीग का क्या मौक़िफ़ है वो हम मालूम करते हैं शाहिद खान अब्बासी साहब से, सीनियर नायब सदर नून लीग, साबिक वज़ीर आज़म। बहुत शुक्रिया शाहिद खान अब्बासी साहब। ज़ाहिर है ऑफिशियल वर्जन नहीं आया है, कोई ऑफिशियल वजह नहीं बताई गई है, मगर यही खबरें आ रही हैं या लीक की जा रही हैं कि उनके गाड़ी से मंशियात मिली है, राना सनाउल्लाह साहब की गाड़ी से मंशियात मिली है। क्या मौक़िफ़ है नून लीग का? जी, हो सकता है उनकी जेब से भी निकली हो। अब तो यही रह गया, मंशियात डाली जाएगी लोगों पे। नैब ने तो मना कर दिया कि हमारे पास केस कोई नहीं है, और एफआईए ने कहा हमारे पास केस नहीं है, एंटी करप्शन ने कहा हमारे पास केस नहीं है। तो एएनएफ ने मेहरबानी कर दी, अब वो मंशियात भी डालेंगे, केस भी बनाएंगे। एक फैशिस्ट स्टेट बनते जा रहे हैं बदकिस्मती से हम। ये सब माजी की कहानियाँ थी, उम्मीद थी ख़त्म हो गई हैं, लेकिन बहरहाल फिर उजागर कर दी गई हैं। तो अफसोसनाक और एक बड़ा काला स्याह बाब है मुल्क की सियासी तारीख। मरियम नवाज ने कहा कि ये काम वजीर आजम ने कराया है, और क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब इससे पहले कुछ कह चुके थे जो हम अवाम को दिखाएंगे। आप कह रहे हैं कि नैब ने मना कर दिया, एफआईए ने मना कर दिया, फिर एंटी नारकोटिक्स फोर्स से ये काम कराया है, तो फिर आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? जी, वज़ीर आज़म साहब ही क्लेम करते हैं हर चीज़ के मैं करता हूँ, मेरी मर्ज़ी के बगैर नहीं होता। और एएनएफ तो डायरेक्टली फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है। आप एक पार्टी के सीनियर रहनुमा को, जो पंजाब के सदर हैं, पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं, वज़ीर सूबाई रहे हैं 5 साल, उन पे इस किस्म की चीज़ अगर डालेंगे, उनको सारा पंजाब जानता है, फैसलाबाद जानता है। हम तो सियासतदान तो शीशे के घर में रहता है, तो मंशियात डालना, इस किस्म की बातें करना अफसोसनाक पहलू है ये। अच्छा, मगर आज हामिद मीर साहब जिक्र कर रहे थे कि राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे थे, और ज़ाहिर है राना सनाउल्लाह साहब ने जो उससे पहले बातें की थी, अगर मैं वो अवाम के को दिखा सकूं कि उन्होंने क्या ऐसा कहा था कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, अगर वो अवाम को हम दिखा सकते हैं जिस वक्त। आपकी भी गिरफ्तारी जो है वो करीब है। देखें जी, मुझे बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि ये मुझे गिरफ़्तार करेंगे, और मैं अल्लाह के फजल से जो है ना वो इसके लिए तैयार हूँ। मैं ये आपको पूरी जो है वो सच्चाई से, अगर इनमें ज़रूरत है तो ये तरदीद करें। ये पिछले हफ्ते जो है ये इमरान खान साहब गए थे लाहौर, वहाँ पे इन्होंने डीजी एंटी करप्शन जो है उसके साथ इन्होंने 2 घंटे की मीटिंग की है, और उसमें बाकी मामलात के साथ उसमें उसे कहा है कि फैसलाबाद से राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ कुछ ना कुछ निकालो, और वही फिर मैसेज पहुंचा है डायरेक्टर एंटी करप्शन फैसलाबाद को, और वो सर पकड़ के बैठा है कि मैं अब जो है उनके खिलाफ जो है वो क्या निकालूं। एंटी करप्शन आप कह रहे हैं, एफआईए को भी कहा था, नैब को भी कहा था, आप लोगों से जिक्र किया था राना सनाउल्लाह साहब ने इस किस्म की बातों का? नहीं, उन्होंने ये तो जिक्र नहीं किया, लेकिन उनकी लाइफ को थ्रेट था। कुछ तकरीबन 2-3 हफ्ते से मुझे उन्होंने ख़ुद बताया कि मुझे धमकियाँ दी जा रही हैं और मेरी ज़िंदगी को ख़तरा है। बल्कि उन्होंने कुछ सिक्योरिटी के गार्ड भी साथ रखे हुए थे जब से ये थ्रेट्स उनको आई हैं। और आज वो हकीकत साबित हुआ कि जो उनको थ्रेट्स आती थी कि चुप रहो, ज़्यादा बातें मत करो, तो जब सियासत यहाँ पे पहुँच जाए कि आप बात करने पर, हक़ की बात करने पर, आवाम के मसाइल पर बात करने पर, हुकूमत पर तनकीद करने पर, और आप पे मंशियात के केस बनेंगे, तो फिर मुल्क में कौन सी सियासत रह जाएगी। भाई साहब, आप लोगों ने कहा था कि हुकूमत को मुश्किल टाइम शुरू हो गया है, ये तो आप लोगों का उल्टा मुश्किल टाइम ख़त्म नहीं होके दे रहा है। आप लोगों के लोग गिरफ्तार भी होते हैं, फिर राना सनाउल्लाह साहब एएनएफ के थ्रू गिरफ्तार हो गए, आपके एमपीएस मिल रहे हैं वज़ीर आज़म से, ये खबर आई, जो कि आप लोगों की तरफ से जितनी हुकूमत ने तादाद बताई उतनी तो नहीं एक्सेप्ट की गई, मगर कहीं ना कहीं एक्सेप्ट की गई। देखिए, पार्टी इन क्राइसिस का मुकाबला कर रही है,
ये क्राइसिस पहली दफ़ा नहीं आए, और अभी आप और भी गिरफ्तारियाँ देखेंगे। हुकूमत डेस्परेट है, उससे मसाइल हल नहीं हो रहे, फ्रस्ट्रेटेड है हुकूमती लीडरशिप, और इसी किस्म की चीज़ें करती है। जब भी कोई सियासी जमात फ्रस्ट्रेटेड होती है, हुकूमत नाकाम जब हो चुकी होती है, तो फिर वो यही करती है, यहाँ से MPA तोड़े, यहाँ से MNA 2 तोड़ लिए, उनको पेश किया वज़ीर-ए-आज़म के सामने। ये तो वज़ीर-ए-आज़म को ख़ुद सोचना चाहिए था कि उनकी क्या इज़्ज़त रह जाएगी जब वो उन लोगों से मिलेंगे जो इलेक्ट किसी और जमात के टिकट पर हुए हैं और आज उनके पास बैठे हुए हैं वफादारियाँ बदलने के लिए। ये बड़ी सीरियस एक मॉरल फ्लॉ है, एक गलती है जो इमरान खान साहब ने की है, और ये उनको भुगतना पड़ेगा। ये चीज़ें कभी कामयाब नहीं हुई। वफादारियाँ बदलने वाले ज़मीर फरोश जो होते हैं वो कभी किसी को किसी के इक़्तिदार को तूल नहीं दे सकते। मगर पंजाब हुकूमत के तर्जुमान तो क्लेम कर रहे हैं अब ये तादाद 40 से 45 हो जाएगी, तो 45 लोग अगर आपके डिफेक्ट करेंगे तो फिलहाल तो आपकी पार्टी भुगतेगी, आपकी पार्टी पर टेम्पररी मुश्किल टाइम आएगा। 45 के 145 भी डिफेक्ट कर जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वोट तो अवाम देते हैं ना। जिनसे ये वोट लेकर आए थे, जब ये हल्के में जाएंगे तो उनको पता चलेगा, जब ये अगले इलेक्शन में जाएंगे तो पता चलेगा। ऐसी बहुत सी वफादारियाँ तब्दील हुई हैं। आपको याद होगा कि 93 में पूरी की पूरी असम्बली जो थी वो वफादारियाँ बदल गई थी, लेकिन जब इलेक्शन का वक्त आया तो सबको समझ आ गई। ये चीज़ें कभी कामयाब नहीं हुई, ना ये इन लोगों की इज़्ज़त का बायस बनती हैं, ना सियासतदान की इज़्ज़त का बायस बनती हैं। और सबसे बढ़कर जिन लोगों को जाकर ये मिलते हैं, मैं तो हैरान हूँ कि इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म ने ये फ़ैसला किया कि मैं उन लोगों से मिलूँगा जो अपने ज़मीर फ़रोख्त करके आए हैं, और सबसे बड़े सूबे का जो वज़ीर आला था वो एक थानेदार की हैसियत से उनके साथ मौजूद था। ये बड़ी अफसोसनाक और बड़ी नाकाम सियासत है। सब अब राना सनाउल्लाह के मसले पर आप क्या करेंगे? ज़ाहिर राना सनाउल्लाह साहब आपकी जमात में अगर कहा जाए कि सबसे ज़्यादा दो टोक मौक़िफ़ रखने वाले, वाज़े बात करने वाले, माजी में भी उनका ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो जब उन पर मुश्किल वक्त आया तो वो पार्टी के साथ खड़े रहे। पार्टी अब उनके साथ क्या करेगी इस मसले में? देखिए, हम एहतजाज करेंगे, हम ये इशू असम्बली में भी उठाएंगे, असम्बली के बाहर भी उठाएंगे, और मैं पूरे दावे से कहता हूँ कि इंशाअल्लाह राना साहब के मामले की हकीकत जो है वो अवाम के सामने आएगी। ये वो चीज़ें होती हैं जो सियासत को खोखला कर देती हैं, जो हुकूमतों को ख़त्म कर देती हैं। ये कभी भी अशख़ास का नुकसान नहीं हुआ, ये सिर्फ़ उन लोगों का नुकसान होता है जो इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करते हैं, इस किस्म के फैशिस्ट काम करते हैं। ये हमेशा वही नुकसान उठाते हैं, और बदकिस्मती से नुकसान मुल्क का होता है और आवाम का होता है। अच्छा, मगर आप तो खुद कह रहे हैं कि राना सनाउल्लाह साहब को पहले नैब के ज़रिए कोशिश की, FIA के ज़रिए कोशिश की, उन्होंने मना कर दिया कि हमारे पास कोई केस है नहीं इनके ख़िलाफ़, तो फिर जाके एंटी नारकोटिक्स से गिरफ़्तार किया है। आपके ख़िलाफ़ तो नैब का केस है और आप कहते हैं आप ज़मानत भी नहीं कराएंगे, तो फिर अगली गिरफ्तारी आपकी भी हो सकती है, क्योंकि आप कह रहे हैं और गिरफ्तारियाँ भी होंगी। जी, मैं हाजिर हूँ जी, मैंने कब ना की है। हम जमहूरियत के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हैं, पहले भी दी है और आज भी देने को तैयार हैं। हक़ाइक़ हम भी जानते हैं, हमारे ज़मीर क्या कहता है वो भी मैं जानता हूँ। अल्लाह के करम से हाथ भी साफ़ हैं। जो लोग मुझे जानते हैं, मेरे हल्के के अवाम, पाकिस्तान के अवाम, वो वाकिफ़ है कि हक़ाइक़ क्या हैं। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ यार कोई इल्ज़ाम तो लगा दो। अब आपने पहले राना सनाउल्लाह साहब को गिरफ़्तार किया, अभी तक इल्ज़ाम नहीं लग सका। अभी आप देखेंगे कि तरह तरह के इल्ज़ाम लगेंगे उनके ऊपर, लेकिन इनको ना लोग कबूल करते हैं, ना इनको तारीख़ कबूल करती है। तो हम तो ये कुर्बानियाँ देने के लिए मौजूद हैं, लेकिन मैं आपको पूरे दावे से कहता हूँ कि ये हुकूमत अब खोखली हो चुकी है। ये जो भी इसके पास मॉरल स्ट्रेंथ थी वो उसकी ख़त्म हो चुकी है, और अवाम जो इसे तंग हैं इंशाल्लाह जल्द इसको उठाकर बाहर फेंके। आप जो मॉरल स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, अगर उसकी वो कम हो गई होती तो हुकूमत का मुश्किल टाइम शुरू होता। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस आप कर रहे हैं, मुश्किल टाइम भी आप लोगों का ही चल रहा है, हुकूमत का तो कहीं से मुश्किल टाइम नहीं चल रहा। जहाँ से उनको सपोर्ट मिलती है वो भी मिल रही है, तो मुश्किल टाइम तो आप ही लोगों का चले जा रहा है। तो हुकूमत का कौन सा मुश्किल टाइम है? ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस कर आप रहे हैं, मुश्किल टाइम भी आप लोगों का। जी बिल्कुल, जब हुकूमत खाइफ होती है, डरती है, तो ये सब APC का ही नतीजा है कि आज गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, आज दबाव डाला जा रहा है, आज लोगों की वफादारियाँ तब्दील हो रही हैं। तो APC तो अपना काम करती रहेगी। अपोजिशन अब यूनाइटेड है, वो मुत्तहिद है, वो हसूल इक़्तिदार के लिए मुत्तहिद नहीं है, वो पाकिस्तान के अवाम के मसाइल हल करने के लिए मुत्तहिद है। आज
कौन सा शहरी है पाकिस्तान में जो परेशान नहीं है? हम तो उसकी बात करते हैं, अगर हुकूमत दबाना चाहती है तो दबा ले, ये चीज़ें दबती नहीं। बहुत शुक्रिया, शाहिद खान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब इस हवाले से हम मज़ीद बात करेंगे कि क्या ANF की तरफ से कुछ सामने आया है। हमारे साथ एजाज सैयद मौजूद हैं, जाहिद गिशकोरी मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप दोनों इस स्टोरी पर काम भी कर रहे हैं। एजाज सैयद, आपके ज़राए क्या कहते हैं? कुछ बताया है ANF ने, अभी तक गिरफ्तार कर लिया है और कुछ ऑफिशियली बताया नहीं है? शाहजेब, ऑफिशियली ANF की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया और जितनी भी बातें मीडिया के ऊपर आ रही हैं ये सारी वो इनफॉर्मल बातें हैं जो आम तौर पर पॉलिटिकल केसेस बनाए जाते हैं तो इनफॉर्मली कुछ प्रोपेगेंडा दिया जाता है, मीडिया को लीक्स दिए जाते हैं जो कि अनसर्टिफाइड होते हैं, अनवेरीफाइड होते हैं। लेकिन हम माजी में भी देखते आए हैं कि जो मीडिया पर बातें गिरफ्तारी के मौके पर की जाती हैं, पॉलिटिकल अरेस्ट के मौके के ऊपर की जाती हैं, जब वो पेपर में आती हैं तो वो डिफरेंट चीज़ें होती हैं। इनफॉर्मली कुछ बातें आई हैं जो कि वेरीफाइड नहीं है। और इसमें एक और शाहजेब अहम बात यह है कि मेरी वजारत नारकोटिक्स कंट्रोल जिसके ज़ेर इंतज़ाम है एंटी नारकोटिक्स फोर्स, वहाँ पर भी बात हुई। मुझे पता चला है कि वज़ीर नारकोटिक्स कंट्रोल शहरियार अफरीदी इस केस की डिटेल से मुकम्मल तौर पर लाइल्म है। उन्होंने रिपोर्ट मांगी है DG ANF से। जो सेक्रेटरी नारकोटिक्स कंट्रोल हैं सीनियर पुलिस अफसर अमजद जावेद सलीमी, वो भी मुकम्मल तौर पर लाइल्म है कि एग्जैक्टली क्या हुआ है ANF के अंदर और ANF ने किस तरीके से राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार किया है। और फिर ANF की एक जिम्मेदारी थी या किसी भी कानून नाफिज करने वाले अदारे की जिम्मेदारी होती है, जब भी वो किसी रुकन कौमी असम्बली को गिरफ्तार करता है तो उसकी इतला दी जाती है नेशनल असम्बली के स्पीकर को। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि स्पीकर नेशनल असम्बली भी अवेलेबल नहीं है और डिप्टी स्पीकर नेशनल असम्बली भी बैरून मुल्क दौरे के ऊपर हैं। तो एक तो कानूनी एक तो स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया कि जो मुतलका मिनिस्ट्री है उसको भी पता नहीं है, जो मुतलका शख्स दूसरे नंबर पर होने चाहिए स्पीकर या डिप्टी स्पीकर, उनको भी इल्म नहीं है। अब आ जाते हैं ANF के ऊपर। ANF के बारे में इब्तिदा में ये इतला आई कि शायद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। फिर कहा गया कि कोई स्टेटमेंट जो है वो दिया जाएगा, वो नहीं आया। फिर ANF की तरफ से कम्युनिकेट किया गया वजारत नारकोटिक्स कंट्रोल को कि हम कल तफसीलात जारी करेंगे। इसमें एक बात, एक पहलू जो ANF को भी थोड़ा सा हमें देखना चाहिए कि ANF आपको भी पता है, हमें भी पता है, उसकी जो सरबराही है पाक फौज के एक सीनियर अफसर करते हैं, इसमें पाक फौज के अफसर्स भी काम करते हैं। तो शायद उनको भी ये जो बयान बनाने में और इस सारे अमल में देखने में थोड़ा टाइम लगे, तो शायद उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि कल जारी करें। लेकिन एक आखिरी पहलू जो मैं बताना चाहूँगा शाहजेब, वो ये है कि ये जो गिरफ्तारी है इतनी गैर मामूली है कि तमाम जो तरीक़ाकार हैं वो मामूल से हटा दिए गए हैं। राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करके जब लाहौर में शिफ्ट किया गया है, उनके साथ उनकी दीगर सिक्योरिटी की जो 2 गाड़ियां हैं उनको भी शिफ्ट किया गया है। तो जो जूनियर ऑफिसर्स जो आमतौर पर गिरफ्तारी में मुलव्वस होते हैं, जो इब्तदाई पूछगिछ करते हैं, जब भी कोई भी शख्स जो आता है उनको रोका गया है कि आप उनसे पूछगिछ ना करें, बल्कि उनको ये कहा गया है कि जो एंटी नारकोटिक्स फोर्स नॉर्थ के जो कमांडर हैं वो खालिद महमूद साहब, वो खुद उनकी तहकीकात करेंगे और वही राना सनाउल्लाह से भी पूछगिछ करेंगे। आमतौर पर इस तरह नहीं होता। जितने भी बड़े हाई प्रोफाइल केसेस हैं हमने माजी में देखे हैं, एंटी नारकोटिक्स फोर्स करती रही है, तो आमतौर पर इस तरह नहीं होता। लेकिन इस दफ़ा हमने देखा है कि ये मामूल से हटकर कुछ चीज़ें हुई हैं। ये बड़ी अहम बात है। और आपने कहा कि जैसे टाइम लग गया हो बयान बनाने में, जाहिर है राना सनाउल्लाह साहब एक सीनियर शख्सियत हैं, पूरी फोर्स मूव करना, फिर उनकी गाड़ी को रोकना, फिर उनको गिरफ्तार करना, फिर किसी जगह पर उनको मुंतकिल करना, ये जल्दी हो सकता है। बयान बनाने में तो टाइम लगता है, उसको बयान बनाने में इसलिए टाइम लग रहा होगा। जाहिद गिशकोरी साहब, आप बताइएगा, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन इस हवाले से? शाहजेब, देखें, जो मेरे पास मालूमात हैं वो ये हैं कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन सेल जो एंटी नारकोटिक्स फोर्स का है, उसने ये तहकीकात 3.5 महीने पहले शुरू की थी।
और जब ये तहकीकात का सिलसिला शुरू किया गया था 7 गिरफ्तारियां की गई थी, 2 फैसलाबाद से, 3 गुजरांवाला से और 2 लाहौर से। ये एक गिरोह था जो मंशियात का कारोबार करता था, उससे पैसा जनरेट करता था और इन लोगों की तहकीकात की गई इस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन सेल की जानिब से। ब्रिगेडियर हमीद डोगर इसको ओवरसी कर रहे थे, जो मेरी ज़राए से बात हुई है। जब तहकीकात आगे बढ़ी, इनके कॉल रिकॉर्ड, इनकी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, उसमें एक बुखारी नामी शख्स है जो इस गिरोह का सरगना समझा जाता है, उसका स्टेटमेंट भी हासिल किया गया है कि वहाँ से ये गिरोह पैसा जनरेट करता था। मुबैना तौर पर राना सनाउल्लाह से इनके राब्ते थे। ये पैसा जनरेट करके फिर ये पैसा कालादम तंजीमों को गया है। उनमें 2 कालादम तंजीमों के नाम भी हैं मेरे पास। इसके अलावा ये तहकीकात जब आगे बढ़ी, उस शवाहिद की बुनियाद पे जो क्लेम है उन ऑफिसर्स का जो इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा हैं, उनमें से एक से मेरी बात हुई है, आज उनकी गिरफ्तारी हुई है और इस वक्त 7 घंटे गुजर चुके हैं। इस वक्त कम्युनिकेशन जो जारी है, जिस तरह मैंने आपको बताया, ब्रिगेडियर हमीद डोगर और यहाँ पर जो मुबश्शिर काज़मी जो कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन सेल के रावलपिंडी के सरबराह हैं, एक लाइजान चल रहा है, आया कि उसका कल सुबह लाहौर से रिमांड लिया जाए 3 बुनियादों पे। एक तो ये है कि आज उस पर 10 किलो जो कि हीरोइन थी, एंटी नारकोटिक फोर्स का ये दावा है कि उसकी गाड़ी से रिसीव किया गया है। दूसरा, इस गिरोह के साथ उसके रवाबित थे और तीसरा, कालादम तंजीमों को इस गिरोह से इकट्ठे किए गए पैसों का ताल्लुक है। इन 3 बुनियादों पे उनका रिमांड लेके फिर उसको ऑफिशियली क्यों नहीं कह रहा है? ये सारी बातें एक ऑफिशियली प्रेस रिलीज के जरिए क्यों नहीं कही जा रही? अगर आपने अपने ज़राए से बात की हो कि क्या वजह है, इतनी बड़ी शख्सियतें गिरफ्तार की हैं, ऑफिशियली बताया तो सही, उनकी फैमिली का भी हक है, उनकी पार्टी का भी हक है, अवाम का भी हक है जिन्होंने उनको मुंतखब किया है कि भाई क्यों गिरफ्तार किया इन्हें? शाहजेब, इसके पीछे बेसिकली बहुत कल एक और इम्पोर्टेंट मीटिंग हो रही है इस्लामाबाद में, यहीं पर जिसमें ये तमाम चीज़ें डिस्कस की जाएंगी और 3 चीज़ें मुबैना तौर पर जो कि बार बार आ रही हैं। इसका ताल्लुक FATF से भी जोड़ा जा रहा है, टेरर फाइनेंसिंग के साथ भी जोड़ा जा रहा है। मेरी आज से 3 घंटे पहले आज सेक्रेटरी से बात भी हुई थी, उसने इस बात की तो कन्फर्मेशन दी है कि राना सनाउल्लाह को तहवील में ले लिया गया है, लेकिन चार्जेज उस पर क्या हैं, किन बुनियादों पर उनको गिरफ्तार किया गया है, इसके पीछे ये छुपी कहानी थी। और साथ ही शाहजेब, ये पहली गिरफ्तारी है। मेरी इंफॉर्मेशन में 7 MP मेंबर प्रोविंशियल असम्बली, 3 बलोचिस्तान से हैं, 2 KPK से हैं, उनकी भी तहकीकात फाइनल स्टेज पे हैं, जिन पर ये इल्ज़ामात हैं कि वो मंशियात से जुड़े कारोबार के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये गिरफ्तारी, इसके बाद कुछ और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। जाहिद गिशकोरी, एजाज सैयद, बहुत शुक्रिया। नून लीग सारी की सारी हुकूमत पर डाल रही है। इस वक्त एजाज सैयद कह रहे थे कि ना तो इस बात का पता है शहरियार अफरीदी साहब को और जो मुतालिक अफराद हैं उनको भी नहीं पता, अभी तक कोई ऑफिशियल वर्जन भी नहीं आया। जाहिद गिशकोरी अपने ज़राए के तहत बता रहे थे। हमारे साथ फवाद चौधरी साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, इसके अलावा वफाकी वज़ीर। फवाद चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने यही कहा कि पहले कहा था FIS से कोई केस बनाए, उन्होंने कहा हमारे पास कोई केस नहीं है राना सनाउल्लाह के खिलाफ। फिर NAB से कहा, उन्होंने भी मना कर दिया, तो भी एंटी नारकोटिक्स फोर्स से बनवा दिया है राना सनाउल्लाह साहब के खिलाफ केस वज़ीर आज़म ने। ये कैसे, ये तो ऐसे बच्चों वाली बातें हैं। इस तरह के केसेस नहीं बनते हैं और ना ही कुछ इस तरह का मामला होता है। जो ANF है वो एक इंडिपेंडेंट इदारा है और उसको जिस तरह से आपको मालूम है एक सर्विंग मेजर जनरल उसको जो है वो कमांड करते हैं। सवाल ही पैदा नहीं होता कि इस तरह का कोई अब के हालात में इस तरह का कोई इन्फ्लुएंस जो है वो इस तरह के इदारे के ऊपर हो सके। उन्होंने अभी तो हमें तो ये भी नहीं पता था कि उनको गिरफ्तार किया गया है और ग्राउंड्स का तो खैर अभी भी नहीं पता। जाहिर है वो 24 घंटे जो है वो कानून के मुताबिक उनके पास है। वो 24 घंटों में उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है जहाँ पे वो ऑफिशियली उनको चार्ज करेंगे। तो इससे हमारा क्या लेना देना, ना ही हमारा कोई ताल्लुक है, ना ही हमारा फ्रेंकली हमें तो अभी इल्जामात की भी जो है वो क्लैरिटी नहीं है। यानी कि हुकूमत इससे बिल्कुल ला इल्म ही है, उन्हें भी कोई पता भी नहीं है अभी तक वजूहात का, ना ही आप लोगों ने जानने की कोशिश की कि क्या वजह हो सकती है एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन को अगर गिरफ्तार किया। एग्जैक्टली, हमें तो जो मीडिया से ही जो खबरें आई हैं, जो आपने बातें की हैं, उन्हीं से ही को जो अंदाजा हुआ है या बातचीत हुई है उसी से ही पता चला है। इंटीरियर मिनिस्टर जो है उनको हो सकता है कि रिपोर्ट किया गया हो, उनको बताया गया हो, लेकिन मेरी चूंकि ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब से बात नहीं हुई है
और उनको अगर जो है वो बताया गया है क्या चार्जेस हैं, क्या है क्या नहीं है, वो एक रेलिवेंट अथॉरिटी है, उनको बताया गया हो या ना हो वो मुझे उस बारे में इल्म नहीं है। लेकिन ओवरऑल इस गिरफ्तारी से कम ये कहना कि ये मोटिवेटेड है, ये बिल्कुल ही मैं समझता हूँ कि बच्चों वाली बात है। इसका कोई आप चार्जेस का इंतजार करना चाहिए, उसके ऊपर जो एविडेंस है वो भी इंतजार करना चाहिए, क्योंकि मुझे यकीन है कि ये जो गिरफ्तारी है वो बगैर एक ठोस शहादतों के, ठोस एविडेंस के इस तरह की जो गिरफ्तारी है वो मुमकिन नहीं है। ज़ाहिर फौजी साहब, जब आप बिल्कुल ही कह रहे हैं कि हुकूमत का इससे कोई ताल्लुक नहीं है और आप उस पर कमेंट भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप कह रहे हैं कि सबूत भी नहीं देखे हैं आपने, मगर ये कितनी बड़ों वाली बात होगी कि इतने सीनियर पार्लियामेंटेरियन को गिरफ्तार भी कर लिया और सोर्सेज के ज़रिए बस खबरें कि उनकी गाड़ी से 10 किलो कोई इस वक्त मंशियात मिली हैं। ये कितनी बड़ों वाली बात है जो इदारे कर रहे हैं जिन्होंने गिरफ्तार किया है। ये तो अगर मीडिया खबरें देता है, हमारे यहाँ तो पूरा मीडिया ही ब्रेकिंग न्यूज पे चलता है, तो अगर मीडिया खबर दे रहा है और उनके पास वो जराए से खबर दे रहा है तो उसको आप, मैं तो पहले मैं जब मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन था तो मैं तो PMRA ला रहा था और मैं समझता था कि इस तरह की खबरें नहीं देनी चाहिए। अपोजिशन भी उसके ऊपर जुज़ थी और खुद मीडिया भी जुज़ था, तो जाहिर है जब आप आप यकीन मानिए आपकी हुकूमत भी बहुत ज़्यादा ज़राए के तहत खबरें देती है और ज़राए के तहत दुनिया भर में खबरें चलती हैं, बट एक इदारा जिसने एक पार्लियामेंटेरियन को गिरफ्तार किया है, सीनियर रहनुमा है वो, साबिक वजीर हैं वो उनके बारे में ऑफिशियली कुछ नहीं बता रहा। अगर अनऑफिशियली बातें आ रही हैं तो ये बड़ों वाली बात है सारी। तो बात यह है कि खबरें आप दे रहे हो, मीडिया दे रहा हो और जिम्मेदारी जो है उसकी हुकूमत के ऊपर हो, ये तो बात नहीं है। अगर आप समझते हैं कि नहीं देनी चाहिए ये खबरें तो मीडिया को नहीं देनी चाहिए। मैं तो मगर उसमें डिमांड ये है कि उसके बाद ऑफिशियल खबर दे दें। ऑफिशियल खबर देना तो जिम्मेदारी है ना, अनऑफिशियली खबरें देना जिम्मेदारी नहीं है, ऑफिशियल खबर देना जिम्मेदारी है। ऑफिशियल खबर जो है, जो कानून है वो जो आप अगर आप देखिए, जो ANF का एक्ट देखें या CRPC देखें, जो 2 कवानीन है मुतल्लिका, वो कहते हैं कि 24 घंटों के अंदर मैजिस्ट्रेट को पेश किया जाएगा और वहां पर आप चार्जेस डिस्क्लोज करेंगे। अब ऑफिशियल प्रेस रिलीज के जरिए तो मेरा ख्याल देना भी नहीं चाहिए ना, उनको मैजिस्ट्रेट के सामने ही पेश क्योंकि आपके दौर में ये हुआ है, आफ्टर लाइक गोइंग फॉरवर्ड कमिंग ईयर्स में ये ऐसी चीज़ है जिसको आप समझते हैं कि आप दिफा कर पाएंगे कि हमारे दौर में किस तरीके से भी गिरफ्तारियां हो रही थी। और राना सनाउल्लाह साहब, जब आप कह रहे हैं बड़े कन्विंस थे कि सबूत के तहत ही होगा, तो इसमें मुजरिम भी साबित होंगे, आप कन्विंस है इस बात पर? देखिए फ्रैंकली मैं इस पे मेरिट्स पे तो कमेंट नहीं कर सकता ना, ये आज़ादी तो आपके पास है, हमारे पास नहीं है आज़ादी। हम देखेंगे कि उनकी एविडेंस क्या आती है, उनके ऊपर इल्जामात क्या है, उसके बाद मैजिस्ट्रेट जो है, जो जुडिशरी के तहत है, हमारे तहत नहीं है, उन्होंने उनका जो है वो बाकी मामला उन्होंने देखने हैं। एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन है, इंडिपेंडेंट कोर्ट सिस्टम है, और बड़ा कम उससे ताल्लुक है हमारा। सब उम्मीद करते हैं ऐसा ही है। हमारे साथ फवाद चौधरी साहब मौजूद थे और वो कह रहे हैं हुकूमत को कतई बारे में इल्म नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पता है हुकूमत को कि असल में क्या हुआ है और अभी तक हुकूमत को बताया भी नहीं गया है। हमें एजाज सैयद बता रहे थे कि इस वक्त शहरियार आफरीदी साहब को भी ये बात नहीं पता है। दिन में जब उनसे सवाल हुआ था तो उन्होंने क्या कहा? अभी यहाँ कैंप आते हुए मुझे इस चीज़ का पता चला और मैंने DG NF साहब से इस बारे में रिपोर्ट मांगी है। आपको मैं ये बताता चलूँ कि ANF एक प्रोफेशनल फोर्स है, मेजर जनरल साहब उसको हेड कर रहे हैं। हमारी किसी के साथ कोई ज़ाती इख्तिलाफ नहीं, हमारा सिर्फ एक एजेंडा है और वह है कानून की अमल दरामद करना। राना सनाउल्लाह साहब मेरे कॉलीग हैं और हमने हर किसी को इज्जत देनी है, लेकिन इस नए पाकिस्तान में कानून से बालातर कोई नहीं। कानून सबके लिए यकसा है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो कैबिनेट मेंबर्स हो, चाहे वो हुकूमती पार्लियामेंटेरियंस हो। तो इसकी रिपोर्ट आएगी, जैसी रिपोर्ट आएगी मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा। कह रहे थे जैसे रिपोर्ट आएगी आपके साथ शेयर करूंगा। अभी तक भी अगर उनके पास इतला नहीं है, और हमें फौजी साहब भी बता रहे थे कि अभी तक गवर्नमेंट को पता नहीं है, शायद इंटीरियर मिनिस्टर को बताया हो मगर उनकी इंटीरियर मिनिस्टर से बात नहीं हुई है, ये सब हो रहा है। ANF एंटी नारकोटिक्स फोर्स इससे पहले भी नून लीग के एक और रहनुमा अनीफ अब्बासी को भी गिरफ्तार कर चुकी, मगर उन्हें गुज़िश्ता दिनों लाहौर हाई कोर्ट ने जमानत पर रिहा कर दिया था। अनीफ अब्बासी का केस इस लिहाज से अहम है कि उन्हें इंतखाबात से 4 दिन पहले उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी। ये बहुत सारे मामला होते रहे, वो भी आपके सामने रखेंगे। एक ब्रेक के बाद लीग राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी का इल्ज़ाम खुद वज़ीर आज़म पर लगा रही है। हुकूमत ये कह रही है कि उनके तो इल्म में भी नहीं है
कि क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार किया गया है। शहरयार आफरीदी ने आज दिन में कहा था कि मैं पता करूंगा कि क्या वजह हुई है, मुझे अभी पता चला है। उसके बाद भी हुकूमत बेखबर नजर आती है, कोई ऑफिशियल प्रेस रिलीज नहीं है। और ANF इससे पहले नून लीग के एक और रहनुमा हनीफ अब्बासी को भी गिरफ्तार कर चुकी थी, मगर उन्हें गुज़िश्ता दिनों लाहौर हाई कोर्ट ने जमानत पर रिहा कर दिया। हनीफ अब्बासी का केस इस लिहाज से अहम है कि उन्हें इंतखाबात से 4 दिन पहले उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी, जिसकी वजह से वो इंतखाबात नहीं लड़ सके थे। फिर उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में अपील की और अदालत से सज़ा मुअत्तल करने की दरख्वास्त की, जिस पर अप्रैल में अदालत ने उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया था। हनीफ अब्बासी का केस तकरीबन 7 साल अदालतों में चला। जुलाई 2018 में ही लाहौर हाई कोर्ट ने एफिड्रीन केस सुनने वाली खुसूसी अदालत को रोजाना की बुनियाद पर समाअत का हुक्म दिया और 21 जुलाई को फैसला सुनाने की हिदायत की। फिर जब फैसले से एक दिन पहले यानी 20 जुलाई को हनीफ अब्बासी के वकील ने इंसदाद मंशियात की अदालत से दलाइल के लिए मजीद वक्त देने की दरख्वास्त की, तो ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई और इंसदाद मंशियात की खुसूसी अदालत के जज ने कहा कि मुझे तो 21 जुलाई को ही केस का फैसला देना है, मैं मजीद वक्त नहीं दे सकता। दलाइल सुनूंगा चाहे अगला दिन भी आ जाए और दलाइल सुनने के बाद चैम्बर में बैठकर फैसला लिखूंगा। फिर अगले दिन अदालत ने कई घंटों की ताखीर के बाद रात 11 बजे फैसला सुनाया और हनीफ अब्बासी को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई और उनके साथ शामिल तमाम 7 मुल्जिमान को शक का फ़ायदा देते हुए बरी कर दिया गया। इस फैसले पर तनकीद की गई कि इसमें तो गूगल के हवाले दिए गए हैं, मगर हनीफ अब्बासी गिरफ्तार हुए, जेल चले गए। जिन दिनों में हनीफ अब्बासी के खिलाफ मुकदमा कायम हुआ, इन्हीं दिनों में पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ गिलानी के बेटे मूसा गिलानी और पीपल्स पार्टी के रहनुमा साबिक वज़ीर मखदूम शहाबुद्दीन पर भी एफिड्रीन के कोटे की फराहमी में दबाव का इल्ज़ाम लगा, मगर इन दोनों के खिलाफ केसेस का भी फैसला नहीं आया अभी तक। अहम बात यह है कि जब साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ गिलानी की नाअहली के बाद वज़ारत उज़्मा के लिए मखदूम शहाबुद्दीन का नाम सामने आने लगा, तो 21 जून 2012 को उनका वारंट गिरफ्तारी अचानक जारी कर दिया गया, जिसके बाद मखदूम शहाबुद्दीन का नाम मुमकिना वज़ीर आज़म की फहरिस्त से निकाल दिया गया। फिर उसके बाद अब तकरीबन 7 साल हो गए हैं, मगर ये केस किसी अंजाम तक नहीं पहुंच सका। हनीफ अब्बासी के खिलाफ अदालती फैसले के बाद उनके हल्के में इंतखाबात भी मुलतवी हो गए थे और मखदूमियात तक नहीं पता चला कि क्या मामला बना। और अब गिरफ्तारी हुई है राना सनाउल्लाह साहब की। हुकूमत कह रही है कि ये एक इंडिपेंडेंट इदारा है और ये इंडिपेंडेंटली काम करता है, जबकि नून लीग कह रही है कि ये सारा का सारा काम हुकूमत के एमा पर हुआ है, क्योंकि नैब को राना सनाउल्लाह के खिलाफ कुछ नहीं मिला, FIA को राना सनाउल्लाह के खिलाफ कुछ नहीं मिला, तो फिर एंटी नारकोटिक्स फोर्स को इस्तेमाल किया गया। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार फ़हाद हुसैन साहब मौजूद हैं। फ़हाद हुसैन साहब बहुत शुक्रिया। फ़हाद हुसैन साहब, ज़ाहिर है पहले भी गिरफ्तारियां हो रही थी, पहले भी इल्ज़ामात लग रहे थे, मगर अब हुकूमत ये कह रही है कि जी हर तरीका अपना लिया था, कोई और तरीका नहीं बचा, तो ANF के थ्रू गिरफ्तार कर लिया गया राना सनाउल्लाह साहब को। हुकूमत कह रही है हमें तो इल्म ही नहीं है। आपको किसके मौक़िफ़ में वज़न नज़र आता है? देखिए शाहज़ेब, इसमें तो कुछ शक नहीं है कि ये एग्जीक्यूटिव पावर का इस्तेमाल है और हमें हैरान नहीं होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख़ में हमेशा ही ऐसा हुआ है। अभी जो आपने अपने इब्तदाइये में जो मिसालें दी वो कोई ढकी छुपी तो है नहीं, और मेरा ख्याल है ये हुकूमत को भी अच्छी तरह मालूम है, अपोजिशन को भी अच्छी तरह मालूम है और रियासत को भी ये मालूम है कि अगर सियासी अहदाफ हासिल करने हैं तो उसके लिए कुछ तरीक़ा कार है, और ये तरीक़ा कार शाहज़ेब हमारे यहाँ एक्सेप्टेबल हैं। यानी वो लोग जो आज धरे जा रहे हैं ये वही लोग हैं जो जब खुद इक़्तिदार में थे तो ये दूसरों को धरते थे, और जो तीसरी जमात थी वो चौथी जमात को धरती थी। तो ये तो एक कन्वेंशनल मीन्स हैं, वो इस्तेमाल हो रहे हैं। मेरा ख्याल है अगर कोई समझता था कि नए पाकिस्तान में ये सारा कुछ चेंज हो जाएगा तो शायद वो अहमकों की जन्नत में रहता था। हम वही कर रहे हैं जो हम हमेशा से करते आए हैं। मतलब मगर क्योंकि जो हमेशा से हुआ उसका कोई अच्छा नतीजा तो पाकिस्तान के लिए, जमहूरियत के लिए, सियासत के लिए निकला नहीं, तो अगर जो हमेशा से होता आया है वही दोबारा हो रहा है तो कुछ अच्छे नतीजे की तवक्को की जाए। देखिए, अच्छे नतीजे की तवक्को इसलिए भी नहीं हो सकती क्योंकि इससे जो हमारा निज़ाम है, जिसकी तब्दीली की बुनियाद पर हमने पिछला इलेक्शन लड़ा और लोगों ने उसमें वोट दिए, वो यही था कि वो सब कुछ जो होता रहा है वो तब्दील होगा और उसमें एक नई गवर्नमेंट आएगी, उसके ऊपर एक ऐसा शख्स होगा जो बिल्कुल एक नॉन ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन है, वो उसके पास जो एग्जीक्यूटिव की पावर होगी उसको लोगों की और आवाम की फलाह के लिए इस्तेमाल करेगा और ये इंश्योर करेगा कि कानून सबके लिए बराबर है, सिर्फ अपोजिशन वालों के लिए नहीं है। लेकिन जब इस तरह के वाक़यात होते हैं, देखिए हमें इस राना सनाउल्लाह की जो गिरफ्तारी है शाहज़ेब, उसकी जाहिर बात है हमें तमाम डिटेल्स तो नहीं पता, लेकिन जो अभी तक जो नज़र आ रहा है उससे तो यही लग रहा है कि सवालात ज़्यादा हैं और जवाबात कम हैं। तो नए पाकिस्तान में पुराने हथकंडे इस्तेमाल करने से
शायद हुकूमत को वक्ती तौर पर फैसला तो हो जाए, लेकिन उस निज़ाम जिसके पीछे ये तमाम तब्दीली लाई गई है, उस निज़ाम को मुझे को फ़ायदा होता नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, पर आपको लगता है कि इस वक्त हुकूमत में ये जेन्युइन फीलिंग है वज़ीर आज़म की हद तक भी कि भाई मैं वादा करके आया था कि मैं इन सबको जेल में डालूंगा, तो मेरा वोटर सपोर्टर उसी वक्त खुश और मुतमईन होता है, मेरी परफॉर्मेंस और गवर्नेंस एक तरफ है, मगर वो खुश और मुतमईन होता है जब मैं इनमें ये लोग जेल में जाते हैं। आपको लगता है ये रियलाइजेशन या ये एहसास है इस वक्त वज़ीर आज़म में और वज़ीर आज़म के करीबी लोगों में? देखिए, मैं उम्मीद करूंगा कि ऐसा नहीं है, और इसलिए नहीं क्योंकि वज़ीर आज़म साहब ने जो अपोजिशन में होते हुए जो वादे किए थे वो पूरा उनको नहीं करना चाहिए, बल्कि इसलिए क्योंकि उन वादों को पूरा करने के लिए उनको एक प्रोसेस का एहतराम करना चाहिए। वो प्रोसेस जिसकी बुनियाद पे एक जमहूरी माशरा बना हुआ है, वो जमहूरी माशरा जिसने वज़ीर आज़म साहब को इस ओहदे तक पहुंचाया है, तो उस प्रोसेस को हम शॉर्ट चेंज नहीं कर सकते, हम शॉर्टकट्स नहीं ढूंढ सकते। और अगर ये हुकूमत ये समझती है कि मैंने लोगों को पकड़कर जेल में डालना है सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने कहा था कि मैं डालूंगा, तो शायद उनके बेस को, उनके कोर को तो तालियां बजाने का मौका मिल जाए, लेकिन इस निज़ाम को, इस जमहूरी निज़ाम को मुस्तहकम करने में ये मेरा ख्याल है एक बड़ा ही मनफी किरदार अदा करेगा। मतलब क्योंकि ज़ाहिर एज सीनियर सहाफ़ी आपने बहुत ज़्यादा करीब से ऑब्ज़र्व किया है मुख्तलिफ़ हुकूमतों को भी, और इमरान खान साहब का अपना जो राइज़ है उसमें वो तनकीद करते थे कि जी ये देखें, ये मीडिया को टारगेट करते हैं, ये मीडिया को आज़ादी से नहीं चलने देते, ये अपोजिशन को टारगेट करते हैं, और ये इनसे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बर्दाश्त नहीं होता, ये हुक्मरान ऐसे हैं, ये सब अपने मुखालिफों के बारे में खान साहब कहा करते थे। खान साहब उससे कोई अलग बिहेवियर है इस वक्त आपको तहरीक इंसाफ की हुकूमत में नज़र आता है? देखिए, हम ऑप्टिक्स की अगर बात करें तो अगर आपने आइसिंग ऑन द केक चेंज कर दी है तो उससे केक तो चेंज नहीं हुआ, केक तो वही है। मुझे ये नज़र आ रहा है इस तरह के जब हमें शवाहिद मिलते हैं, जिस तरीके से ये हुआ कि जनाब राना सनाउल्लाह साहब की गाड़ी में से पता नहीं क्या क्या बरामद कर लिया गया है, वो किसी ने कहा कि वो शुक्र है जगह होती तो शायद भैंस भी बरामद कर ली जाती। ये वो तमाम चीज़ें हैं जिससे ये साबित होता है कि जो हमारी जो निज़ाम की बुनियाद है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जिसको चेंज करने की ज़रूरत है, वो चेंज नहीं हो रहा, लेकिन ऊपर से ऑप्टिक्स को चेंज किए जा रहे हैं, लोग चेंज हो गए हैं, नारे चेंज हो गए हैं, वादे चेंज हो गए हैं, लेकिन जो कोर प्रॉब्लम है वो एड्रेस नहीं हो पा रहा, क्योंकि शायद एग्जीक्यूटिव ये समझता है कि एग्जीक्यूटिव की पावर को इस्तेमाल उसी तरीके से होना चाहिए जैसे एग्जीक्यूटिव बेहतर समझता है, ना कि उस तरीके से जैसा कि आइन कहता है। बहुत शुक्रिया फाज़िल साहब हमारे साथ मौजूद। देखते हैं राना सनाउल्लाह साहब के हवाले से क्या सबूत सामने आते हैं। हुकूमत बेखबर है और इल्ज़ाम अपोजिशन हुकूमत पर ही लगा रही है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, उससे बात करते हैं। माली साल मुकम्मल हो गया, साथ ही तहरीक इंसाफ की हुकूमत की पहली बड़ी नाकामी सामने आ गई है। हुकूमत तमाम तर दावों के बावजूद टैक्स वसूली का हदफ हासिल नहीं कर सकी, बल्कि हदफ से बहुत पीछे रह गई है। ये बात इस लिहाज से भी अहम है क्योंकि इमरान खान ये बार बार कहते रहे हैं कि जब ईमानदार हुकूमत आएगी तो लोग खुद टैक्स देंगे और हुकूमती आमदनी बढ़ेगी, मगर तहरीक इंसाफ को हुकूमत में आए 10 माह हो गए हैं, टैक्स वसूली हदफ से कम हुई है, और ऐसा पहली बार हुआ है कि टैक्स वसूली गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में कम हुई है। माजी में हालात जितने भी ख़राब रहे हों, पाकिस्तान की पूरी तारीख में टैक्स माजी के मुकाबले में आगे ही बढ़ा है। अगर टारगेट पूरा नहीं भी हुआ तो ये नहीं हुआ कि पिछले साल के मुकाबले में अगले साल कम टैक्स जमा हुआ हो, मगर इस बार हुकूमत की बड़ी नाकामी सामने आई है कि पाकिस्तान की तारीख में, FBR की तारीख में पहली मरतबा गुज़िश्ता साल के मुकाबले में टैक्स कम जमा हुआ है। FBR 3,820 अरब रुपए टैक्स जमा कर सका है। हालांकि गुज़िश्ता माली साल में FBR ने 3,950 अरब रुपए के टैक्स जमा किए थे, इसलिए इस माली साल के लिए टैक्स वसूली का हदफ 4,400 अरब रुपए रखा। मगर जब टैक्स वसूली में कमी का सामना आया तो टैक्स वसूली का हदफ कम करके 4,150 अरब रुपए कर दिया गया, मगर यह हदफ भी नहीं हासिल हो सका। अगर पुराने हदफ को सामने रखा जाए तो 578 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है, और अगर नए हदफ को सामने रखा जाए तो भी तकरीबन 330 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, उन्होंने खुद हदफ बदला, उस हदफ से भी 330 अरब रुपए कम टैक्स जमा किया है।
एफबीआर को मगर उम्मीद है कि अगले चंद रोज में मजीद 30 अरब रुपए का टैक्स जमा हो सकता है, मगर फिर भी हदफ हासिल नहीं हो सकेगा। हुकूमत तमाम तर दावों के बावजूद 3,800 अरब रुपए जमा कर सकी है, जबकि आइंदा साल के लिए हुकूमत ने खुद ही 5,500 अरब रुपए का हदफ रखा है, यानी 1,700 अरब रुपए इजाफी। इसके लिए जरूरी होगा कि टैक्स वसूली में कम से कम 45% इजाफा हो, तभी हदफ हासिल हो सकेगा, मगर इसकी मिसाल माजी में नहीं है। अब ये मिसाल भी माजी में नहीं थी कि किसी भी साल में गुज़िश्ता साल से कम टैक्स जमा हुआ हो। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के आने के बाद हो गया, तो उम्मीद करते हैं कि माजी की ये मिसाल भी टूटेगी कि 45% ज़्यादा टैक्स जमा हो और तहरीक इंसाफ इसमें कामयाब होगी। इसके अलावा अहम बात यह है कि 3,800 अरब रुपए के टैक्स में एमनेस्टी से हासिल होने वाली आमदनी भी शामिल है। हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज़ ही टैक्स एमनेस्टी की मुद्दत में 3 दिन का इजाफा किया और साथ ही खबरदार किया कि बेनामी कमीशन बना दिया गया है। डिक्लेरेशन स्कीम है, इसमें लास्ट मिनट के ऊपर काफ़ी जो है इंटरेस्ट आ रहा है, और चूँकि कल मंडे भी है तो हम इसको 3 तारीख जो ऑफिस आवर्स हैं उस तक लोगों को एक लास्ट अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। बेनामी कमीशन भी बनाया गया है, जिसका काम ये होगा कि एसेट डिक्लेरेशन स्कीम के बाद वो बेनामी प्रॉपर्टीज़ जो डिक्लेयर नहीं हुई हैं उनके पीछे जा सकती है, और यही उसका मैंडेट है। इससे पहले मुसलसल ये कहा जाता रहा कि टैक्स एमनेस्टी की मुद्दत में इजाफा नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, मुशीर खजाना, चेयरमैन एफबीआर ने कई बार कहा कि एमनेस्टी स्कीम की मुद्दत में तोसी नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान IMF प्रोग्राम में जा रहा है। 3 जुलाई को इस हवाले से अहम मीटिंग भी होनी है, इसलिए टैक्स एमनेस्टी में तोसी नहीं होगी। मगर गुज़िश्ता हफ्ते वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने PTV को इंटरव्यू देते हुए इशारा दिया था कि एमनेस्टी स्कीम में तोसी हो सकती है। इस हवाले से 29 जून को डॉन अखबार में खलीक यानी की खबर सामने आई कि IMF ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया कि एमनेस्टी स्कीम में तोसी की सूरत में 3 जुलाई को मुतवक्किल इजलास में पाकिस्तान का मुकदमा मुतासिर होगा, क्योंकि IMF एमनेस्टी स्कीम के हक में नहीं है। खबर के मुताबिक सिर्फ IMF ही नहीं, एफबीआर भी टैक्स एमनेस्टी स्कीम में तोसी की मुखालफत करता रहा। चेयरमैन एफबीआर के बयान सामने आए, जबकि खबर के मुताबिक एफबीआर के अहदेदारों ने भी कहा कि वो तोसी के किसी भी ऐलान की मुखालफत करते हैं, क्योंकि इससे असासे जाहिर करने की रफ्तार सुस्त हो जाएगी। खबर के मुताबिक मुआशी टीम को उस वक्त खासी हैरत हुई जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कौमी टेलीविजन पर कहा कि वो एमनेस्टी स्कीम में तोसी के हवाले से 48 घंटों में गौर करेंगे। बहरहाल हुकूमत ने एमनेस्टी स्कीम की मुद्दत में तोसी की, सिर्फ महज 3 दिन की बहुत आपके लिए सबके लिए मौका है कि उससे फ़ायदा उठाइए, एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा उठाइए। हुकूमत खुद कह रही है उनके पास पूरा डेटा है और फिर सख्त कार्रवाई होगी। हुकूमत ने यह भी दावा किया है कि अब तक 80,000 से ज़ायद अफराद इस स्कीम से फ़ायदा उठा चुके हैं। अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है और मज़ीद 3 दिनों में मज़ीद अफराद फ़ायदा उठाएंगे। तकरीबन 80,000 से प्लस 85,000 रजिस्ट्रेंट हमारा ऑलरेडी फाइल कर चुका है जी। एग्जैक्टली अमाउंट्स ये हम क्योंकि ये डायनामिक प्रोसेस है, साथ साथ हो रहा है, लेकिन ये आप तसल्ली रखें कि हमें बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट आया है और हज़ारों लोग हर घंटे के हिसाब से अपनी डिक्लेरेशंस भी कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये जो 1-1 घंटा, जैसे हमने 3 दिन का वज़ीर मुशीर ख़जाना साहब ने जिक्र किया है कि इसको हमने किया है, इसके अंदर भी हमें बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन ऑलरेडी एक साइजेबल सम भी और एक साइजेबल नंबर भी आ चुका है, और ये एक बहुत अच्छी बात है। इंशाअल्लाह ताला अगले 3 दिन में हमें मज़ीद इसमें जंप नज़र आएगी। शुरू में नंबर्स अच्छे नहीं थे, फिर वज़ीर-ए-आज़म ने मीडिया से इंटरव्यूज़ देना शुरू किए, अब उससे रिस्पांस में काफ़ी बेहतरी आई है। हुकूमत ने कहा है कि वो 3 दिन में एमनेस्टी से मुतालिक तफसीलात सामने लाएगी। इस हवाले से द न्यूज़ में महताब की खबर शाया हुई है, जिसके मुताबिक अब तक तकरीबन 92,000 अफराद टैक्स एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा उठाकर 42 अरब रुपए जमा करा चुके हैं। और एफबीआर को तवक्को है कि 3 दिन की तोसी के बाद फ़ायदा उठाने वालों की तादाद 1 लाख तक पहुँच जाएगी और इन अफराद से हासिल होने वाली आमदनी 60 से 70 अरब रुपए हो सकती है। चेयरमैन एफबीआर ने द न्यूज़ को बताया कि अब तक एमनेस्टी से फ़ायदा उठाने वाले 90% अफराद पहले टैक्स सिस्टम में नहीं थे और हुकूमत को तवक्को है कि इस स्कीम के बाद टैक्स फाइलर्स की तादाद 20 लाख से ऊपर चली जाएगी। इन एदाद-ओ-शुमार के बाद ये स्कीम कामयाब होती दिखाई दे रही है, क्योंकि नून लीग की आखिरी टैक्स एमनेस्टी स्कीम से 84,000 अफराद ने फ़ायदा उठाया था और 125 अरब रुपए जमा हुए थे। मगर एमनेस्टी स्कीम के बावजूद भी हुकूमत टैक्स वसूली का हदफ अभी तक हासिल नहीं कर सकी है। जो अफराद की तादाद है
वो इस वक्त इस हुकूमत की नून लीग के अफराद से तजावुज़ करती नज़र आ रही है। उनके 84,000 थे, ये नज़र आ रहा है कि 3 दिन में मज़ीद 1 लाख से तजावुज़ कर जाएगी, मगर पैसे इस वक्त जो हुकूमत कमाने में से कामयाब होगी वो नून लीग के मुकाबले में खासे कम नज़र आ रहे हैं। इस वक्त नुमाइंदा द न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं मेहताब हैदर साहब। मेहताब हैदर साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो टैक्स शॉर्टफॉल पे मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। आपने बहुत पहले सबसे पहले रिपोर्ट दी थी कि 500 अरब रुपए का शॉर्टफॉल होगा। ये तो आपके जो रिपोर्ट थी, जिस पर वैसे ही देखकर कह रहे थे हम कि ऐसा ना हो कि ये सच साबित हो जाए, ये तो बड़ा पाकिस्तान के साथ अनप्रेसिडेंटेड होगा, तारीख में पहली दफ़ा होगा कि इतना बड़ा शॉर्टफॉल हो। ये तो उससे भी बड़ा हो गया है, 575 अरब रुपए का तकरीबन शॉर्टफॉल है। तारीख में पहली दफ़ा होने जा रहा है कि गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में FBI कम कलेक्ट करेगा, कभी नहीं हुआ। हालांकि खान साहब कहते थे वो करप्ट थे, हम ईमानदार आएंगे तो ज़्यादा मिलेगा, तो उनसे भी कम हो गया। ये आपको लग रहा है आपकी तवक्कात से भी ज़्यादा कमी हो गई, और क्या वजूहात हैं? देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये बहुत ही क्लियर था इस साल के शुरू से कि FBR को इस साल बहुत बड़ा शॉर्टफॉल जो है वो होने जा रहा है। लेकिन मुझे खुद भी ये तवक्को नहीं थी कि ये पिछले साल का टारगेट, पिछले साल जितना इन्होंने किया था वो भी ये अचीव नहीं कर सकेंगे। तो ये तो बेसिकली जो इनकी अपनी प्रोजेक्शंस थी और जो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स थे और जो जर्नलिस्ट थे, ये तो शायद उससे भी ज़्यादा जो है वो FBR को जो है वो शॉर्टफॉल है। अभी तक जो इनका शॉर्टफॉल है वो 578 बिलियन रुपीज़ बनता है अगर ओरिजिनल टारगेट से देखें, और जो रिवाइज टारगेट्स है उससे भी बहुत बड़ा ज़्यादा शॉर्टफॉल है। यानी हुकूमत जो है वो पिछले चंद माह पहले तक जो प्रोजेक्शन कर रही थी, जो कि 4150 तक उन्होंने की हुई थी, उससे भी ज़्यादा यानी 3820 है। और अभी अगर पाइपलाइन में भी देखें तो 5 से 10 बिलियन मजीद आ जाएगा। तो जो पिछले साल हुआ था वो भी अचीव नहीं हो सकेगा। और मैं आपको एक और बात बता दूं, पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा बजट डेफिसिट का जो है वो भी एब्सोल्यूट नंबर आने वाला है। वो अभी 15 से 20 दिन उसमें मजीद लग जाएंगे, क्योंकि आपका इतना बड़ा रेवेन्यू शॉर्टफॉल है, एक्सपेंडिचर्स उस हद तक कम नहीं हुए, डेट सर्विसिंग आपकी बढ़ गई, क्योंकि आपने जो है वो पॉलिसी रेट को बढ़ाया। तो इस साल जो है वो आपका बहुत बड़ा बजट डेफिसिट जो है वो भी एक और मजीद जो है वो बुरी खबर आने वाली है। तो ये तो इस तरह की किसी को प्रोजेक्शन नहीं थी। और उसकी वजूहत जो बयान कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इकॉनमी स्लो डाउन हो गई है। आपने ये देखा कि 6% से ऊपर का टारगेट था, वो जो है वो 3.29% की ग्रोथ हुई। लेकिन इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि ये FBR की कारकर्दगी के ऊपर भी ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और ये अब इससे बड़ी बात ये है कि अगले साल जब आप ये टारगेट नहीं कर सके तो जो पहाड़ जैसा टारगेट अगले साल आपने 5.5 ट्रिलियन का रखा हुआ है वो आप कैसे अचीव। उम्मीद करते हैं कि वो टारगेट पूरा हो, क्योंकि वो लाजमी है पाकिस्तान के लिए कि वो टारगेट पूरा हो। वज़ीर आज़म सारी नाकामियों का जिम्मेदार पिछली हुकूमत को कि हमारे पास पैसे ही नहीं हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा कर्जे हैं। वो ये नहीं बताते कि हमारे पास पैसे इसलिए भी नहीं है कि हम तो टैक्स ही नहीं जमा कर सके। गुज़िश्ता रिकॉर्ड कायम कर दिया हमने टैक्स जमा ना करने का। एमनेस्टी के रिजल्ट हौसला अफजा है कि जिसकी वजह से फ़ायदा हो, लोग डॉक्यूमेंटेशन में आ रहे हों, फॉर्मल इकॉनमी में आ रहे हों, आइंदा 5500 अरब का ये टारगेट पूरा करें और उम्मीद है कि पूरा करें। देखें, अगर आप फिगर्स पे जाएं, रेवेन्यू कलेक्शन के फिगर्स पे जाएं, तो रात तक जो गुज़श्ता रात तक जो है वो 42 बिलियन रुपीज़ आए थे। आप ये देखें कि मुस्लिम लीग नून के ज़माने में, जबकि उनका बिल्कुल आखिरी टेन्योर था, आखिरी टाइम था, उस ज़माने में उनके 124.8 बिलियन रुपीज़ जो है वो आए थे। लेकिन इस एमनेस्टी में जो चीज़ अच्छी है, पिछली एमनेस्टी में ज़्यादातर जो लोग थे वो रिटर्न फाइलर थे, लेकिन उन्होंने अपनी चीज़ों को शो किया और वो उससे एमनेस्टी अवेल की। इस दफ़ा जो है FBR के ज़राए ये कह रहे हैं कि ज़्यादातर जो है वो नए लोग हैं और मिडिल इनकम के और लोअर इनकम साइड के जो लोग हैं, जो मार्केट्स के अंदर काम कर रहे हैं, वो लोग जो है उन्होंने इस एमनेस्टी से फ़ायदा उठाया है। लेकिन जब इसके रिजल्ट सामने आएंगे, अगर इसके नतीजे में डॉक्यूमेंटेशन में इजाफा हुआ है और नए लोग टैक्स सिस्टम के अंदर आए, तो ये मैं समझता हूँ बहुत ही खुशाइंद बात है। लेकिन इसका जो जितना इस पर काम किया गया, जितना इस पर जोर दिया गया, जिस तरह का डेटा शेयर किया गया, उस हिसाब से जो रिस्पांस है मैं समझता हूँ वो तवक्कुआत से कम है। शुक्रिया। मेहताब कह रहे थे कि अभी भी रिस्पांस कम आया है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। आखिर में जिक्र हो जाए, दुनिया ने जो सोचा भी नहीं था वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, जिन ममालिक के दरमियान हालात कशीदा थे, जो एक दूसरे को गवारा नहीं करते थे, वो एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं। तबाह करने की धमकियां देने वाले मुज़ाकरात की मेज़ की तरफ बढ़ रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक तारीख रकम कर दी। डोनाल्ड ट्रंप ने शुमाली कोरिया की सरजमीन पर पहुंचकर किम जोंग उन से मुलाकात की और शुमाली कोरिया की सरजमीन पर कदम रखने वाले पहले अमरीकी सदर बन गए। डोनाल्ड ट्रंप का ये कदम, ये दौरा
किम जोंग उन से मुलाकात बड़ी दिलचस्प और तारीखी करार दी जा रही है। G20 इजलास में शिरकत के बाद अमेरिकी सदर जनूबी कोरिया पहुंचे, फिर शुमाली और जनूबी कोरिया के गैर फौजी इलाके में गए। खड़े होकर शुमाली कोरिया के सदर किम जोंग उनसे हाथ मिलाया और फिर पैदल चलकर शुमाली कोरिया की सरहद पर कदम रखा। अमेरिकी सदर ने शुमाली कोरिया की ज़मीन पर कदम का रखकर ये एक मुख्तसर दौरा किया, वापस आए और शुमाली कोरिया जनूबी कोरिया के दरमियान दहाइयों से खींची गई लकीर पर खड़े होकर तस्वीर बनवाई। दुनिया में ये एक नई मिसाल कायम हुई है। डोनाल्ड ट्रंप कुछ और ही बातें करते थे और ये एक दूसरे के खिलाफ नाम रखते नजर आते थे, मगर अब ये एक बड़ी पेशरफ थी। आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे कल प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।